In this lecture, we will discuss about the solar thermal energy. So, solar energy जो है वो दो फॉर्म में यूज की जा सकती है या हम यूज करते हैं। एक तो सोलर सेल, फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं जिसमें डायरेक्टली जो सनलाइट है वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, डीसी करंट में। और दूसरा होता है जो सोलर एनर्जी आ रही है सन पे, उसको हीट की फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है। तो सोलर सेल्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और द सेकेंड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सोलर एनर्जी को जब हम हीट की फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। देखिए क्या है ये सोलर थर्मल एनर्जी। जो प्राइमरी फॉर्म है सोलर एनर्जी की वो है हीट और लाइट। क्या है? हीट और लाइट। ये प्राइमरी फॉर्म है। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली हमें मिलती है, जो कन्वर्ट नहीं हुई है। अब वैसे तो जो है देखो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है उससे, लेकिन वो कन्वर्ट करके मिलती है। तो लेकिन जो प्राइमरी फॉर्म्स हैं सोलर एनर्जी की वो है हीट और लाइट। तो बेसिकली सोलर थर्मल एनर्जी इज द कलेक्शन ऑफ द सन्स हीट फॉर ह्यूमन यूज। तो सोलर थर्मल एनर्जी क्या है? कलेक्शन ऑफ सन्स हीट। प्राइमरी फॉर्म दो हैं, लाइट और हीट। लाइट का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस हीट को जब हम ह्यूमन यूज के लिए कलेक्ट कर लेते हैं तो उस एनर्जी को बोलते हैं सोलर थर्मल एनर्जी। और कलेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू सोलर कलेक्टर्स। ठीक है। तो सोलर कलेक्टर्स के थ्रू जो सन की एनर्जी है, जो सन की हीट है जो अर्थ पे आ रही है, जब उसको ह्यूमन यूज के लिए कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू सोलर कलेक्टर्स, दैट एनर्जी इज नोन एज सोलर थर्मल एनर्जी। अब जो हम सोलर थर्मल एनर्जी को कलेक्ट करते हैं थ्रू कलेक्टर्स, वो थ्री रेंज, उसकी थ्री रेंज होती हैं। थ्री रेंजेस ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। पहली तो है लो टेम्परेचर, जिसमें जो हम एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ी कम अमाउंट में है, और जो टेम्परेचर है उससे जो जनरेट हो रहा है किसी फ्लूइड का जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एनर्जी, उसका जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं सोलर एनर्जी की, उनको हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग एंड कूलिंग एंड वेंटिलेशन के लिए, या तो स्पेस हीटिंग के लिए या फिर जैसे पानी वगैरह गर्म करने के लिए। ठीक है। सर्दियों में कई जगह पे आपने देखा होगा कि सोलर हीटिंग हम आप आजकल यूज करने लगे हैं पानी को गर्म करने के लिए, नहाने वगैरह के लिए, बर्तन धोने के लिए या और किसी पर्पज के लिए। ठीक है। या फिर वेंटिलेशन मतलब कि स्पेस हीटिंग के लिए, जैसे कोई कमरा गर्म करना है तो उसके लिए भी हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये है लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस, जो हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो जो जिस फ्लूइड को हमने ट्रांसफर किया उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं मीडियम टेम्परेचर। ये कहाँ पे यूज करते हैं? मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशंस ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग एंड हॉट वाटर हीटिंग। कुकिंग मतलब सोलर कुकर जो होते हैं, तो सोलर कुकर में खाना बनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जो मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं वहां पे कुकिंग भी हम यूज करते हैं। एंड सोलर कुकर इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। जहाँ पे हाई टेम्परेचर हमें अचीव हो जाता है फ्लूइड का, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी सोलर थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं। तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस जो हैं वो इंक्लूड्स करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर थर्मल एनर्जी जो है बेसिकली क्या है? जो ह्यूमन यूज के लिए हम सन की हीट को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज सोलर थर्मल एनर्जी। उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह से जितनी सोलर एनर्जी हम कलेक्ट कर पाते हैं बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, the applications are divided in three categories: low temperature, mid temperature या medium temperature एंड हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर हीटिंग कूलिंग के लिए कर लेते हैं, स्पेस हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए। मिड टेम्परेचर जो है वो मेनली कुकिंग के लिए करते हैं। और जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं इसकी, उनको हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है सोलर एनर्जी? देखिए है क्या। अगर आप किसी बाउल में पानी लेके उसको धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो गर्म हो जाता है। तो वो पानी कैसे गर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, या फिर सोलर थर्मल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके वो पानी जो है गर्म हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज द सोलर थर्मल एनर्जी। उसी हीट को हमें कलेक्ट करना है। तो हमने अगर
ओपन बाउल में पानी रख के धूप में रख दिया तो वो भी गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि पानी को हमने साथ में रखा है तो वहां पे क्या है, एब्जॉर्प्शन। हमें चाहिए सिर्फ एब्जॉर्प्शन, हमारे लिए वही हीट काम की है जो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन साथ में क्या होगा, बहुत सारी हीट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है इधर उधर। तो जो रिफ्लेक्ट होके चली गई पानी की सरफेस से या बाउल की सरफेस से या इधर उधर से, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए एक लार्ज एरिया भी चाहिए होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्ट होके हीट चलेगी वो सब वेस्टेज वगैरह कम से कम हो, जो सारी की हीट जो आ रही है सोलर एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हम कर सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सोलर कलेक्टर्स। तो डायरेक्ट भी हम पानी को धूप में रख के गर्म कर सकते हैं, लेकिन सोलर कलेक्टर्स से क्या होता है कि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी वो वेस्ट होने से बच जाती है, और जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो, जो हीट है वो मेनली किस में यूज होती है, अब एब्जॉर्प्शन में यूज होती है। ठीक है। तो जो सोलर रेडिएशन देखिए आ रहा है सन से, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, solar radiation is radiant energy emitted by sun from a nuclear fusion reaction that creates electromagnetic energy। तो सन के पास इतनी एनर्जी कहां से आई, बिकॉज सन में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन लगातार हो रही है, जिसकी वजह से वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में लगातार वो रेडिएट हो रही है। उसको हमें कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, सन की जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी, जो अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन इज क्लोज टू दैट ऑफ ए ब्लैक बॉडी विद ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5800 केल्विन। मतलब किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर 5800 केल्विन करके उसको रख दिया जाए, तो वहां से जो हीट निकलेगी, वहां से जो रेडिएशन की फॉर्म में हीट निकलेगी, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल सेम होगा जैसा कि सन की एनर्जी अर्थ पे आ रही है। स्पेक्ट्रम मतलब उसमें किस वेवलेंथ की कितनी जो है वो रेडिएशन है। तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, मतलब विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट, ये सारा जो स्पेक्ट्रम में आता है ये सब कुछ, तो ये सब जो भी कुछ है वो बिल्कुल सिमिलर होगा जितना कि सन से हमें अर्थ पे रिसीव हो रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है वो नोट करने लायक है। अगर किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5800, और ब्लैक बॉडी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5800 केल्विन है, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा, जो हीट निकलेगी, वो बिल्कुल सिमिलर होगी सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसके स्पेक्ट्रम की। तो सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, देखिए उसमें से लगभग 19%, 19% जो है वो एटमॉस्फेयर और क्लाउड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं या जो क्लाउड्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है। ठीक है। जो एनर्जी सन से आ रही है, जो रेडिएशन या हीट की फॉर्म में जो आ रही है एनर्जी, उसका लगभग 19% एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो हीट अप तो होंगे, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसमें से लगभग 6% जो है, ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती हैं स्पेस में। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स ने 19% तो एब्जॉर्ब कर लिया, और एटमॉस्फेयर ने 6% रिफ्लेक्ट कर दिया, और क्लाउड्स ने 20% रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ये गैसेस, और क्लाउड्स जो है वो अलग। क्लाउड्स मतलब वाटर वेपर, बेसिकली हम मान सकते हैं क्लाउड्स मतलब जो वाटर वेपर है। तो इस सब ने टोटल जो एब्जॉर्ब किया वो तो 19% है, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो 6% रिफ्लेक्ट कर देती हैं रेडिएशन को, और जो क्लाउड्स हैं वो 20% रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो ज्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब, ज्यादा एनर्जी जो है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच सकती है। क्लाउड होने की वजह से उसमें लगभग 20% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है उसमें से, स्पेस की तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो बचा, जो अर्थ पे आया, उसमें से 4% जो है वो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है।
वो डिपेंड करता है कि जो एवरेज रिफ्लेक्टिविटी सन अगर हम अर्थ की सरफेस की ले लेते हैं तो लगभग 4% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर हम कोई ऐसा कोई मेटल या कोई इस तरह का पीस रख देते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है, तो फिर ज्यादा वहां से उस पोर्शन से ज्यादा जो है वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुल मिला के 4% जो है वो अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, 20% क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो गया, 6% एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो गया, 19% जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो टोटल 49% जो पूरे का 100% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, उसका लगभग 49% तो अर्थ की सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाया। वो तो इधर उधर वैसे ही यूज हो गया या वेस्ट हो गया। ठीक है, आइदर वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं या क्लाउड्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चला गया। तो अर्थ की सरफेस पे कितना, अर्थ की सरफेस तक जो पहुंचा दैट इज 51%। अर्थ की सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो टोटल आ रहा था वो कितना आया, 51% जो था वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचा। ठीक है, अब इस 51%, अब हम ये देख रहे थे कि सन से तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएशन जो है अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन उसमें से अर्थ के पास कितना पहुंचा, उसमें से कितना यूजफुल है, ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं। तो एक चीज अभी हमें ये समझ में आई कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो सन से आ रहा है, उसमें से सिर्फ 51% ही अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाया। अब उस 51% का भी अगर हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो उस 51% में से भी जो हाफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इन द विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, with the other half mostly in the infrared and ultraviolet spectrum, mainly infrared ही रहता है। मतलब मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि जो 51% जो अर्थ की सरफेस पे रिसीव हुआ, उसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो 50% लगभग विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है उसमें, और 50% जो है वो इंफ्रारेड होती है। ठीक है, अब देखिए जो स्पेक्ट्रम आ रहा है अर्थ के ऊपर, उसकी रेंज जो है वो तो बहुत ज्यादा है। अगर हम उसकी वेवलेंथ को कंपेयर करें तो उसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में या वेवलेंथ की फॉर्म में। तो गामा रेडिएशन भी है उसमें, एक्स रेज भी है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। गामा रेडिएशन की 10 to the power -11 से भी कम है, एक्स रेस की 10 to the power -11 से 10 to the power 8 के बीच में है, और 10 to the power 8 से लेके यहां तक, ठीक है, वो जो है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड है। तो मोस्टली जो है उसमें यही रेडिएशन रहता है, लगभग 99.9% जो सन से आ रहा है उसमें यही यही रहता है। बाकी जो है गामा रेडिएशन, एक्सरे वगैरह, माइक्रोवेव्स, ये सब जो है ऊपर ही रह जाती है, एटमॉस्फेयर में रह जाती है, कोई गैसेस जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ की सरफेस तक ये नहीं आ पाती। मेनली क्या है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, यही आ पाती है। इसके अलावा इसके जो और ज्यादा वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फिर माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये सब आ जाती हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ हम जा रहे हैं, जो रेडिएशन आ रहा है उसका उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे एनर्जी उस रेडिएशन में जो एनर्जी है वो कम हो रही है। मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा है, उल्टा होता है। देखिए इंक्रीजिंग एनर्जी की लाइन जो है वो इस तरफ जा रही है। मतलब अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गामा की है, लेकिन गामा तो आ ही नहीं रहा है, एक्स रेस भी नहीं पहुंच पा रहा। अब बचा अल्ट्रावायलेट। जो अल्ट्रावायलेट है वो होता है लगभग 3 या 4% या 5% मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसके बाद कौन सा बचता है, विजिबल। तो सबसे काम का कौन सा हुआ, ये जो विजिबल रेडिएशन है, ये हमारे सबसे ज्यादा काम का है। ठीक है, उसके बाद लगभग 40% या 45% जो है वो इंफ्रारेड रहता है, लेकिन उसमें एनर्जी कम होती है। उसके बाद ये आगे की जो है माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स, ना तो इनमें एनर्जी है और ना इनकी क्वांटिटी अर्थ पे आ रही है। इसलिए सबसे काम का जो है सोलर एनर्जी,
जो हमें मिल रही है उसमें सबसे काम की जो स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी है, वो रेडिएशन है, वो सबसे काम का हमारे कौन सा है? विजिबल रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमें मिल रहा है उसमें सबसे कम वेवलेंथ वाला, जिसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ विजिबल ही है। उससे पहले एक्सरे और गामा रेस तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, अल्ट्रावायलेट की क्वांटिटी बहुत कम है, तो सिर्फ विजिबल ही बचता है। तो विजिबल और इंफ्रारेड, ये लगभग हमें हमारा लगभग 95% रेडिएशन इसी से मिलके बना है जो अर्थ की सरफेस पे रिसीव हो रहा है। तो जो विजिबल रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ होती है लगभग 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स तक। 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में वेवलेंथ होती है विजिबल रेडिएशन की। ठीक है, इससे भी कम होती है अल्ट्रावायलेट की, लेकिन उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर रहती है, यूवी रेडिएशन जो अर्थ से आ रहा है। इंफ्रारेड की काफी रहती है, लेकिन उसमें एनर्जी फिर, क्योंकि वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती रहती है, तो वेवलेंथ ज्यादा होने से उसमें जो एनर्जी है वो कम होती रहती है। ठीक है, देखिए इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सोलर एनर्जी जो रिसीव हो रही है, उसमें अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में देखते हैं तो 400 से लेके 700 के बीच में ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन 400 से लेके 700 के बीच में विजिबल है। और आप अगर देखें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेडिएशन जितना आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ यही जा रहा है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की है, सबसे ज्यादा ऊपर तक यही पहुंचा। इधर ये जो है छोटा सा पोर्शन एक अल्ट्रावायलेट का है, और फिर इसके आगे काफी दूर तक जो है वो इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें एनर्जी कम होती है, इसलिए इंफ्रारेड भी हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है। मेनली जो ये सबसे ज्यादा यूज है वो हमारा विजिबल रेडिएशन का ही है, इसी में से हम सबसे ज्यादा एनर्जी को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सोलर एनर्जी कर्व। ये जो ऊपर वाला है जो बिल्कुल प्लेन सरफेस की तरह दिख रहा है, दिस इज द सोलर एनर्जी कर्व एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहां पे ना तो एटमॉस्फेयर ने कुछ एब्जॉर्ब किया है, ना एटमॉस्फेयर ने कुछ रिफ्लेक्ट किया है, अभी तक अर्थ पे आया नहीं है, तो अर्थ के रिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है, दिस इज द सोलर एनर्जी कर्व एट टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के टॉप पे जो है स्पेक्ट्रम है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो अर्थ पे आता है तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसके बाद जो कर्व हमें मिलता है वो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे वाला, पहाड़ों की तरह, हिल्स की तरह जो दिख रहा है, पीक एंड वैली वाला, ये है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सी लेवल तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसमें जो ये येलो वाला दिख रहा है, ये जो क्लाउड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये वो है। ठीक है, येलो कलर शोज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय गैसेस इन एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर। तो जो गैसेस हैं उन्होंने, या फिर वाटर वेपर ने जो एब्जॉर्ब कर लिया, वो सारा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक्चुअल रेडिएशन जो अर्थ पे आ रहा है वो ये पीक एंड वैली वाला जो है, हिल्स की तरह बना हुआ है, ये है। तो इसमें से जो काम का है वो सिर्फ ये वाला विजिबल रेडिएशन होता है। ठीक है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 के बीच में रहती है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो रेंज है स्पेक्ट्रम की, वो हमारे यूजफुल है। तो 51% जो था वो अर्थ की सरफेस ने रिसीव किया था, और उस 51% का भी 50%, या फिर इसमें लिखा हुआ है 43%, 43% जो है वो विजिबल लाइट है, जिसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 50% जो सन से आ रहा था उसका 50% तो अर्थ की सरफेस तक पहुंचा, और उसमें से भी 50% ही हमारे काम का है विजिबल लाइट से, जिसमें ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, अब उसमें से भी बाकी जो है इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमें एक कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो उस एनर्जी जितनी भी पहुंची उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको कलेक्ट कर सके, उसमें से फिर वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एरिया वाइज, अगर हम इसको देखें तो एरिया वाइज अगर हम इसको देखते हैं तो ये ग्लोब बना हुआ है। ये जनवरी का महीने में किस तरह का जो है सोलर एनर्जी अर्थ पे रिसीव होती है, और ये जुलाई महीने में। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो बीच वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो एरिया है, ये इक्वेटर है यहाँ से, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो एरिया है उस पे तो जनवरी और जुलाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अर्थ जो है वो सन की तरफ बिल्कुल सीधी नहीं है, वो टिल्ट है थोड़ी सी, 23.5 डिग्री टिल्ट होती है।
तो टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये जो पोल वाला एरिया रहता है ये हमेशा 6 महीने के लिए हमेशा सन से दूर ही रहता है, वहां पे रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाता, धूप ही नहीं आती। जो पोल वाले एरिया है वहां पे 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। तो वो जब घूम के 1 साल लगता है पूरा, तो घूम के जब वो सन के दूसरी साइड आते हैं, जैसे देखिए ये सन है यहाँ पे, और जो अर्थ है वो इसको यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो अर्थ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सीधी नहीं है, वो ऐसे झुकी हुई है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये जो है वो उससे छुप जाता है सन से, और यहां से लेके यहां तक इसको लगभग, यहां से लेके यहां तक इसको आने में 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीने तक वहां पे रात ही रहती है, वहां पे कोई लाइट नहीं पहुंच पाती सन की। और ये जो है ना ये एक ही डायरेक्शन में झुकी रहती है। तो यही झुका हुआ पोर्शन जो है वो घूम के जब इधर आएगा, तब ये ऊपर वाला तो सन के सामने आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे धूप आ जाएगी। लेकिन अब ये पीछे वाला जो है यहाँ पे जो है वो 6 महीने अब छाया रहेगी। तो वहां पे जो रेडिएशन पहुंच भी रहा है ना दिन में, देखिए यहाँ पे जनवरी महीने में यहाँ पे थोड़ा सा पहुंच रहा है, यहाँ बिल्कुल बर्फ जमी होगी। और जुलाई वाले महीने में यहाँ पे थोड़ा सा पहुंच पा रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर बिल्कुल लो है। देखिए ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला पर्पल वाला जो कलर है, यहाँ पे ये पर्पल वाला कलर दिखा रहा है कि यहाँ पे पूरे का पूरा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बहुत ही डाउन है, -60 तक है लगभग। तो उससे हमें मतलब नहीं है, पोल वाले एरिया से मतलब नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, वहीं पे अगर हम देखें तो पूरे साल, जनवरी जुलाई कोई सा भी महीना हो, पूरे साल जो है जो इंटेंसिटी है सोलर एनर्जी की वो बनी हुई है, लगातार जो है वो सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी यहाँ पे अच्छी खासी बनी हुई है। तो इन्हीं एरियाज के बीच में हम सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हो गई। पहली, तो जो सन से आ रहा है उसका 50% ही अर्थ तक पहुंचा, कुछ एटमॉस्फेयर ने अब्सॉर्ब कर लिया, इधर उधर क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर जो पहुंचा उसमें भी विजिबल जो है वो लगभग 50% ही है, जो काम का है जिसमें ज्यादा एनर्जी है वो सिर्फ 50% ही है। और उसके बाद भी अगर हम एरिया देखें तो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एरिया में ही हम सन एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा एरिया और काफी ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जितना भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसका मेन जो खर्चा होता है वो तो फ्यूल का होता है, एनर्जी सोर्स का होता है, यहाँ पे एनर्जी सोर्स ही फ्री है। तो जितना भी मिल रहा है वो भी सफिशिएंट है। तो उस सोलर एनर्जी को भी हम यूज करते हैं। सोलर एनर्जी को कैसे यूज करते हैं? थ्रू सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो वैसे ही इतना कम जो है अर्थ तक पहुंच पा रहा है, उसमें भी जो काम का है वो लगभग 50% ही है। तो फिर अब इससे ज्यादा हम उसका वेस्टेज नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली अगर पानी को हम धूप में रख देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इसलिए हम जो हीटिंग करेंगे वो सोलर कलेक्टर्स के थ्रू करेंगे, ताकि जो है मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है।